जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चल रहा था टॉपिक। उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना कैसे बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 तरीके देखे थे उनको सॉल्व करने के। पहला तरीका था वेरिएबल सेपरेशन का मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें एक वेरिएबल इक्वल के दूसरी तरफ और एक वेरिएबल इक्वल के एक तरफ रखते हैं। ठीक है, मतलब एक्स एक तरफ वाई एक तरफ और इंटीग्रेट कर देते हैं। दूसरा मेथड हमने पढ़ा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तीसरा हमने देखा था कि कुछ इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर हमने देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये देखा था कि कुछ इक्वेशंस जो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होती उनको एग्जैक्ट में रिड्यूस करके फिर कैसे सॉल्व करते हैं। ये 4 मेथड हमने देखे थे। अब फर्स्ट ऑर्डर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का पूरा हो गया। कुछ एप्लीकेशन है इसके, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के भी पढ़ लेंगे अपना पूरा टॉपिक, उसके बाद हम उसको कवर करेंगे। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, इसकी आप चिंता मत कीजिएगा। बस आपका बेसिक काम इतना है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले आप जरूर याद रखिएगा, और याद रखने का एक ही तरीका है कि आप उनको लिख करके बार बार हाथों से लिख करके अभ्यास कीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, तोता बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि तोता कभी भी बुद्ध नहीं बन सकता। ठीक, तो ये हमेशा माइंड में रखिएगा। बस सीधा सा कबीर का दोहा याद रखिएगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बस आप हाथ से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखना हाथ को है और सोचना मन को है, तो कभी कभार क्या होता है कि मन तो बहुत तेज़ी से सोचता है लेकिन हाथ लिख नहीं पाते। ठीक है, तो इनका अभ्यास जितना ज़्यादा आप करेंगे लिखने का, उतना ही चीज़ें आपको सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें क्या हो जाएंगी, छप जाएंगी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपने आप जो है हाथ भी चलने लगेंगे और मस्तिष्क की कोशिकाएं भी काम करने लगेंगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है और क्या तरीका है सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंड ऑर्डर। डिग्री अभी भी फर्स्ट है एंड फर्स्ट डिग्री। सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। जहां पर पी क्यू आर आइदर फंक्शन ऑफ एक्स है या कांस्टेंट है। अगर ये फंक्शन ऑफ वाई हो गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म याद रखना है कि ऐसी होती है, जिसमें से पी क्यू आर या तो कांस्टेंट होंगे या एक्स के फंक्शन होंगे। ठीक है, अब आपको यहां पर सॉल्व करने का तरीका, डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो आपके काम का है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। इसका जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक, अब ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते कैसे हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड आउट सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, देखिए आपकी इक्वेशन ये है, इज इक्वल टू आर है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
फाइंड आउट करने के लिए जो राइट हैंड का आर है उसको 0 कर देना है। क्या कर देना है? 0। ये जो इक्वेशन बनी, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या कहते हैं इनको? ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको और शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। इसको और कैसे रिड्यूस करेंगे? डी बाई डी एक्स को लिख देते हैं डी। क्या लिख देते हैं? डी। इसका ये मतलब है, अगर मैं डी बाई डी एक्स कहीं लिखता हूं या डी लिखता हूं, इसका क्या मतलब है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस डी को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर या ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, आपकी मर्जी, कुछ भी बोल लीजिए। तो जब डी बाई डी एक्स को डी लिखते हैं तो 1 बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे? डी एक्स इंटीग्रेशन, ये लिखेंगे। इसका रिवर्स, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 बाई डी को, 1 बाई डी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ऑपरेटर, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। ठीक, जरा यहां पर डी की वैल्यू रखिए। ये 1 बाई डी याद रखिएगा। 1 बाई डी कहां भी कहीं भी आए इसका मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और डी कहीं भी आए इसका मतलब याद रखिएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर मैं डी की वैल्यू यहां पर रखूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एक चीज यहां पर ऐसे लिखिएगा, पी पहले फिर डी फिर वाई। वाई कॉमन ले लीजिए, तो डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। तो नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब कि इनमें से कोई एक नंबर 0 है। अगर y 0 कर देंगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। अगर y 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें सोल्यूशन निकालना वही 0 है। तो इसका मतलब कि y 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला इक्वेशन 0 होना चाहिए। अब कहीं कहीं आपको बुक में ये भी लिखेगा कि दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। वैसे सही मायने में ऑक्सिलरी इक्वेशन यही होती है, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, कहीं कहीं आपको बुक में डी की जगह एम लिखा मिलेगा, तो आपको ऐसी इक्वेशन लिखी मिलेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि डी क्या है, एम क्या है, बस। ठीक, तो किसी बुक में कुछ रेफरेंस दे रहे हैं, कहीं पर पी दे देते हैं, कहीं पर एम दे देते हैं, कहीं पर डी दे देते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमें यह ध्यान रखना है कि यहां से डी के रूट मिलेंगे, और डी के रूट 3 हो सकते हैं, 3 टाइप के, उनका नेचर 3 ही हो सकता है। पहला, अगर रूट्स डिफरेंट एंड रियल, अगर रूट्स वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e की पावर अल्फा x प्लस c2, अल्फा की बजाय d1 d2 कर देते हैं, d1x d2x। d1 d2 क्या है? इस इक्वेशन के रूट हैं, या m1 m2 भी लिख सकते हैं आप, m1x या m2x, m1 m2 ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो m1x m2x, इसके दो रूट हो गए, m1 m2। अगर रियल और डिफरेंट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन ये बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये बनेगा। अगर रियल हैं और इक्वल हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 e की पावर mx
क्योंकि इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m मान लीजिए, प्लस अगले उसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर यहां पर क्वाड्रेटिक की बजाय क्यूबिक इक्वेशन हुई और तीनों रूट इक्वल हुए तो क्या करेंगे, यहां पर आगे लिख देंगे c3x²। समझ गए, x का मल्टीप्लाई करते जाइएगा। ठीक। थर्ड, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी होंगे तो रूट कुछ ऐसे होंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अगर ऐसा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ये तीन टाइप आपको याद रखने हैं। ठीक, तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर रियल और डिफरेंट हुए तो डायरेक्ट हम आंसर ऐसे लिखेंगे, अगर रियल और इक्वल हुए तो डायरेक्ट आंसर ऐसे लिखेंगे, अगर इमेजिनरी हैं तो आंसर ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। अगर ये याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होता है उसको जीरो कर देते हैं। ठीक, बाकी इक्वेशन के रूट निकाल लेते हैं, वही इक्वेशन के रूट से ही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। ठीक, अब यहां पर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि इस इक्वेशन के रूट दो हैं। सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन दो पार्ट में है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन की लेफ्ट साइड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देगा, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हमेशा आर पर डिपेंड करेगा कि आर कैसा है। ठीक, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक, वो हमने देख लिया, अब हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल तब देखेंगे जब हमारी आगे नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग आर की वैल्यू लेंगे और फिर अलग अलग फंक्शन लेकर के हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाला, सीख लिया। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, d²y/dx² माइनस 8dy/dx प्लस 15y इज इक्वल टू 0। वही चीज d/dx को चाहे तो m मान ले चाहे d माने, आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा d² माइनस 8d प्लस 15y इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लीमेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, d² माइनस 8d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट निकाल लीजिए फैक्टर करके। 15 क्या आएगा, 5 इंटू 3, d² माइनस 5d माइनस 3d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू मिली d माइनस 5 माइनस 3 का वन ले लीजिए d माइनस 5। तो d की दो वैल्यू मिली, d माइनस 3 d माइनस 5। तो यहाँ पर d की दो वैल्यू मिली, एक 3 एक 5। यहाँ से देखकर ही नजर आ रहा है कि 3 और 5 रियल और डिफरेंट हैं। इसका मतलब कि हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 5x। पर्टिकुलर इंटीग्रल की अभी बात नहीं करते हैं, तो जो y होता है वो सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये 0 है तो आपकी y की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर होगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 5x। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो फिर आपको इसमें समस्या आएगी, अदरवाइज समस्या नहीं आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। d²y/dx² माइनस 6dy/dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या कर देंगे, d/dx को d मानेंगे, तो क्या लिखा मिलेगा, d² माइनस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, d² माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा d माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, और अगर ऐसा है तो d के दो वैल्यू हुई 3 और 3,
यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि रूट्स आर रियल बट इक्वल, और अगर इक्वल हुए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, c1 e की पावर mx प्लस x c2 e की पावर mx। यही आपका सोल्यूशन हुआ, y इज इक्वल टू c1 e की पावर 3x प्लस x c2 e की पावर 3x। ये आपका आंसर। चीजें बहुत ही आसान हैं, लेकिन तभी आसान है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो फिर चीजें आसान न होने की बजाय टफ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया है, यहां पर कंडीशन दी गई है। ये कंडीशन सिर्फ इस वजह से दी गई है ताकि आप कांस्टेंट C1 और C2 को निकाल सकें। ठीक, ये आपको पहले ही बता दिए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ही बताता है कि उसमें कितने ऑक्सिलरी कांस्टेंट आएंगे, C1 C2 या A1 A2 या ABC, कुछ भी जो भी आपके कांस्टेंट हैं। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब कि दो ही ऑक्सिलरी कांस्टेंट आएंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यही फैक्टर बनेगा? नहीं, ये नहीं बनेगा। 5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो चलिए, एक आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी फार्मूले को वहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू क्या हो गई, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 -4 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a। तो d की वैल्यू क्या मिली, -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या मिला, -4 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिल जाएगा -2 प्लस माइनस आयोटा, ये मिलेगा। ठीक, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके ये रूट क्या हैं, इमेजिनरी हैं। और अगर इमेजिनरी रूट हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर इमेजिनरी रूट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, e की पावर अल्फा एक्स माइनस 2x c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू क्या है, 1। ठीक, ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब हमें यहां पर C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन क्या दी गई है कि y इज इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहां पर पुट कर दीजिए। तो 2 इज इक्वल टू e की पावर 0 c1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0। तो क्या मिला, c1 इज इक्वल टू 2। ठीक, ये हमें कंडीशन c1 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या दिया है, दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इस इक्वेशन को। तो c1 की वैल्यू तो 2 मिल गई हमें। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, y डैश, y डैश का मतलब y का एक बार डिफ्रेंशिएशन, उसको सॉरी 0 नहीं करना है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन,
माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -2 e की पावर -2x। ये तो हुआ क्या, dy/dx। अगर मैं इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, y डबल डैश d²y/dx²। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, यहां पर फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगाइएगा, यहां पर भी फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -2 e की पावर -2x। यह भी हमने केवल इसका किया है डिफरेंशिएशन, ठीक। फिर दूसरे का करते हैं, इस वाले का। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 बाहर ले लीजिए तो लिख सकते हैं e की पावर -2x c1 cos x प्लस c2 sin x। ये वही लिखा है जो आप, जिसको आप y कह रहे हैं, y लिख रहे हैं ना, तो इसको आप लिख सकते हैं -2y, ठीक। तो -2y को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख देंगे -2 dy/dx। चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक। अब क्या कर दीजिए, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। क्यों इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये dy/dx इज इक्वल टू d² एट x इक्वल टू 0, ये दिया है। तो आप इनको इक्वल कर दीजिए। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, dy/dx एट x इक्वल टू 0 क्या मिला, x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, e की पावर -0, ये हो जाएगा 0 क्योंकि साइन 0 0 है, cos 0 1 है, c2 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा -2 e की पावर 0 c1, ठीक। तो ये क्या आया, c2 -2c1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर जरा इसको निकालिए, d²y/dx² एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलेगा, e की पावर -0 -c1 -2 c2 -2 dy/dx एट x इक्वल टू 0 है, c2 -2c1। तो ये क्या आ गया, -c1 -2c2 -2c2 प्लस 4c1। तो ये क्या आ गया, 3c1 -4c2। इक्वेशन 2। क्या कर दीजिए, इनको इक्वल कर दीजिए, क्योंकि आपको इक्वल दिया गया है। जब आप इनको इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, आप इनको इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, c2 -2c1 इज इक्वल टू 3c1 -4c2। तो ये क्या आ गया, c2 उधर जाएगा तो 5c2
और 2c1 इधर आ जाएगा 5c1, 5 से 5 कैंसिल, c1 इज इक्वल टू c2 और c1 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, अब ये वैल्यू आप वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, c1 c2 की वैल्यू 2 है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, e की पावर माइनस 2x cos x प्लस साइन x, ये आपका आंसर। ठीक, इसमें क्या था, केवल कंडीशन रख करके आपको क्या करना था, कांस्टेंट c1 एंड c2 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दिया। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से देखिएगा और नहीं तो फिर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली डी बाई डी एक्स को क्या मानेंगे, डी, तो क्या लिखा है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डी माइनस 2 माइनस 1 डी माइनस 2, डी की वैल्यू क्या मिली 1 और 2, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू होगी c1 e की पावर d1x प्लस c2 e की पावर d2x, ये आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 30y इज इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स को डी, तो क्या मिला, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 30y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, तो डी स्क्वायर प्लस 5d इसका ऐसे दो फैक्टर कीजिए, तो 6d माइनस 5d माइनस 30 इज इक्वल टू 0। डी कॉमन ले लीजिए, d प्लस 6 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, d प्लस 6। तो d की दो वैल्यू मिली, एक मिला 5, एक मिला माइनस 6। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, c1 e की पावर 5x प्लस c2 e की पावर माइनस 6x, ये आपका आंसर। चीजें तभी तक आसान है जब तक कि आपका दिमाग जागृत है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यहां पर क्या करना है, सिमिलरली डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी रखिए, फिर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16y इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है, d माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो d की जो दो रूट निकले वो दोनों के दोनों क्या हैं, रियल तो हैं लेकिन क्या हैं, इक्वल। और अगर ऐसा है तो फार्मूला लगा दीजिए, c1 e की पावर 4x प्लस x c2 e की पावर 4x, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, यहां पर नंबर की बजाय कांस्टेंट दिया गया है, तो सिमिलरली d बाई डी एक्स को कैपिटल D मानेंगे, तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट म्यू और माइनस 1 का अंडर रूट,
प्लस माइनस आयोटा इमेजिनरी रूट है, और अगर इमेजिनरी रूट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सॉल्यूशन क्या होगा, ई की पावर अल्फा एक्स, ऐसे अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है म्यू, तो क्या मिलेगा सी की पावर 0x C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। ई की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम आगे सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई दोनों निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आपको निकालना आता है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट इन्होंने इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, हमें कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन दी गई है। तो चलिए पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं, उससे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, d इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो d इज इक्वल टू मिला -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 प्लस माइनस आयोटा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस आई। इमेजिनरी रूट है, और अगर इमेजिनरी रूट है तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। पहली कंडीशन क्या दी गई है कि जब y है 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहां से आपको मिल जाएगा C1 की वैल्यू 0। ठीक, C1 की वैल्यू 0 रखते ही आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, e की पावर माइनस एक्स, C2 कांस्टेंट है, साइन एक्स। ठीक, फिर ये इक्वेशन पुट कीजिए कि y का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। चलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स, जिसको कि आप y डैश कहते हैं, वो क्या मिलेगा, C2 कांस्टेंट है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू -1। ये क्या दिया गया है कि y डैश की वैल्यू 1 है व्हेन x इक्वल टू 0, पुट कर दीजिए C2 e की पावर -0 cos 0 की वैल्यू 1 साइन 0 0 है, तो क्या मिला C2 की वैल्यू 1। C2 की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, e की पावर -x साइन x। ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या है, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, 3 रूट निकलेंगे, देख लेते हैं कैसे रूट मिलेंगे। तो d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 y इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा करते हैं, अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, या तो आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो इस इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज क्या है कि -4 से लेकर के +4 तक इंटीजर में वैल्यू रख करके देखिएगा, जनरली इन्हीं में आ जाता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इन्हीं नंबर्स में कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका। अगर मैं 0 रखकर देखता हूं तो 0 आएगा, d इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा,
8 और 2 10 माइनस में है और 4 नहीं आएगा। ठीक, d इज इक्वल टू 0 पर नहीं आ रहा है, -1 रखकर देखेंगे, -1 पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव पार्ट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो प्लस में आएगा। 1 में रखकर देखते हैं, 4 + 1 5 नहीं आ रहा। 2 पर रखकर देखते हैं, 8 2 दूना 4 4 दूनी 8, हाँ जी। d इज इक्वल टू 2 इसका एक रूट है। अगर d इज इक्वल टू 2 रूट है तो इसका मतलब d-2 इसका एक फैक्टर है। d-2 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 3 बार लिख लीजिए। 3 बार क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक रूट है। अब मैच कराते चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो हम यहाँ पर डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। डी स्क्वायर इंटू डी कितना आया? डी क्यूब यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर कीजिए -2d स्क्वायर, यहाँ पर कितना लिखा? -2d स्क्वायर, मतलब ये टर्म हमारा मैच कर गया। अब बचा क्या? ये, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 4d, और यहाँ पर है d, तो +4, तो 4d - 2 4d - 8, ये टर्म भी मैच कर गया। ये इस टर्म की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस टर्म को हटा देंगे, इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना समझ में आ गया? पहले देखेंगे कि ऐसा है रूट, जो रूट मिले उसको माइनस करके 0 करके फिर ऐसे फैक्टर करेंगे। d-2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो d स्क्वायर +4 और d-2, d स्क्वायर +4 0 करेंगे तो d की वैल्यू मिलेगी ±2 आयोटा, यही मिलेगा 2 आयोटा। ठीक, अब 2 रूट तो हमारे इमेजिनरी हुए और एक रूट क्या हुआ? रियल। जो रूट रियल है उसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास रूट कौन कौन से मिले? एक तो मिला 2, दूसरा मिला 2 आयोटा, और तीसरा मिला -2 आयोटा। 2 रूट इमेजिनरी हैं तो इमेजिनरी वाला फार्मूला लगेगा, रियल है तो रियल वाला लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिला? c1 e⁻²x, ये तो हो गया रियल वाला। इसके बाद इमेजिनरी वाला फार्मूला लगा दीजिए। अल्फा प्लस आयोटा बीटा में क्या होता है? e⁻⁴x, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0, तो e⁻0 की वैल्यू क्या होगी? 1, तो e⁻0x, c1 लिख चुके हैं तो यहाँ पर लिखेंगे c2 cos 2x + c3 sin 2x, ये आपका आंसर। जितने रूट होंगे और जिस कंडीशन को फॉलो कर रहेंगे उसी कंडीशन का हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, बस वो तीनों कंडीशन याद रखिएगा कि रूट रियल और डिफरेंट होने पर क्या लिखते हैं, इक्वल होने पर क्या लिखते हैं, और इमेजिनरी होने पर कैसे इक्वेशन लिखते हैं, बस। ठीक, चलिए। सिमिलरली ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, देख लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? d³ + 6d² + 12d + 8 = 0। ठीक, तो d इज इक्वल टू -1 पर होगा, -1, 12 और 1 13 और 8 और 6 14, नहीं, -2 पर तो -8 -24 -32, हाँ जी। d इज इक्वल टू -2 इसका एक फैक्टर है, रख कर देख लीजिए। -8 हो गया, प्लस 2 दूना 4 4 छंग 24, प्लस क्यों -24 और +8, 0 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब d-2, d इज इक्वल टू -2 इसका एक फैक्टर है। इसका क्या मतलब है कि d+2 इसका एक, वो d इज इक्वल टू -2 इसका एक रूट है, तो इसका मतलब d+2 इसका एक फैक्टर होगा। यहाँ पर कराइए मैच, d स्क्वायर, क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहाँ पर d³ है। फिर आगे क्या लिखा है? 2d स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? 6d स्क्वायर, तो +4d d+2, 4d स्क्वायर यहाँ से मिला, 2d स्क्वायर वहां से मिला, दोनों मिलकर 6d स्क्वायर मिल गए। एक एक टर्म मैच कराते चलिएगा। फिर क्या हुआ? 8d, यहाँ पर कितना लिखा है? 12d, तो +4d+2। अब इसको ओपन करके देख लीजिए, इक्वेशन मिलेगी आपको। ठीक, तो d+2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या? d² + 4d + 4 = 0। ये क्या लिखा है? d+2, और ये क्या लिखा है? d+2 का होल स्क्वायर, यही लिखा है।
इसका मतलब ये हुआ कि डी के 3 रूट मिले लेकिन तीनों क्या हैं, इक्वल। और अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, इक्वल रूट होने पर y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर -2x, जितने रूट हैं x का मल्टीप्लाई करते जाइए, x c2 e की पावर -2x प्लस x स्क्वायर c3 e की पावर -2x। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर -2x कॉमन ले लीजिए, c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3, ये आपका आंसर है। ठीक, अब हमें वो कंडीशन रखनी है जो हमें दी गई हैं इन कांस्टेंट को निकालने के लिए। पहली कंडीशन क्या दी गई है कि y इज इक्वल टू 0 0 है जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव भी की वैल्यू भी क्या है 0, और x इक्वल टू 0 पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 2। तो यहां पर पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, पुट कीजिए तो 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 c1 प्लस 0, यहाँ से c1 की वैल्यू क्या मिली 0, c1 की वैल्यू 0 मिलते ही आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए, ये अगर आपने ऐसे लिख दिया फिर आप दूसरी कंडीशन लगाइए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि y डैश 0 की वैल्यू 0 है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y एट x इक्वल टू 0 इज आल्सो 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कर दीजिए, x के दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा दीजिए, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद 0 0 रखेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो x c2 का डिफरेंशिएशन c2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2x c3। ठीक, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर -2x इंटू -2। ठीक, अब क्या कर दीजिए, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दीजिए व्हेन x इक्वल टू 0, तो जरा 0 पुट कीजिए, e की पावर 0 1 c2 प्लस 0 प्लस ये सारा क्या बन जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये 0 बन गया, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई 0, c1 और c2 0 आ गए, तो c2 की वैल्यू भी 0 कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या मिली x स्क्वायर c3 x स्क्वायर e की पावर -2x, ये है y की वैल्यू। ठीक, अब क्या कीजिए, इसका डबल डेरिवेटिव y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद x इक्वल टू 0 रखना है और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। चलिए 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा c3 कांस्टेंट है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर -2x का डिफरेंशिएशन e की पावर -2x फिर -2 प्लस e की पावर -2x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, तो ये क्या आ गया -2 करेंगे या 2 ही ले लीजिए कॉमन, तो 2 c3 2 कॉमन गया तो क्या बचा x e की पावर -2x प्लस प्लस नहीं माइनस x स्क्वायर e की पावर -2x। ठीक, चलिए ये तो हो गई y डैश की वैल्यू, y डबल डैश निकालिए। ठीक, y डबल डैश की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड यहाँ भी लगा दीजिएगा और फर्स्ट सेकंड यहाँ भी लगा दीजिएगा,
किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड, वो आपकी मर्जी। ठीक, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन -2 ई की पावर -2x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक, प्लस 2c3 यहाँ भी इसको कीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन -2 ई की पावर -2x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x। पुट कर दीजिए कि x इक्वल टू 0, y डबल डैश की वैल्यू क्या है 1। पुट कर दीजिए तो 2c3 x इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस 1 माइनस ये पूरा 0, तो क्या आ गया c3 की वैल्यू 1/2। c3 की वैल्यू 1/2 वहाँ पर पुट कर दीजिए। कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 x²/2 e की पावर -2x। ये आपका आंसर। ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टिप्स पर होने चाहिए, तभी ये चैप्टर आपके लिए आसान पड़ेगा। अगर नहीं है तो एक बार 10th 12th का जो आप, वो 11th 12th का जो आपकी सीरीज चल रही मैथमेटिक्स की, उसमें आप ये चीज़ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाकायदे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इनकी प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल पर आएंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल पर आकर के देखेंगे कि कैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के राइट हैंड साइड में आर रहेंगे, जिसकी वजह से हम अलग अलग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप खूब अच्छे से अभ्यास कीजिए। अभ्यास का कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा, चीज़ों को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बार बार डेरिवेशन कीजिए, बार बार उसको लिखिए, तब जाकर के आपकी तपस्या पूरी होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।